हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th का गे-लुसेक लॉ। हमने अब तक 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है गे-लुसेक लॉ। आइए देखते हैं गे-लुसेक लॉ क्या एक्सप्लेन करता है। ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई गैस किसी दूसरी गैस से कंबाइन होकर किसी नई गैस का फॉर्मेशन करेगा तो हमेशा रिएक्टेंट में मौजूद जो गैसेज हैं इनके वॉल्यूम का रेशियो और प्रोडक्ट में जो गैस प्रोड्यूस हुए हैं उसके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा एक सिंपल होल नंबर होता है। माने अगर हम रिएक्शन में लेते हैं 2H2 + O2 एरो 2H2O जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेज हैं, तो हम कहेंगे कि 2 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 लीटर वाटर का फॉर्मेशन करता है। गे-लुसेक लॉ हमेशा वॉल्यूम को ही कंसीडर करने के लिए कहता है। तो अगर हम वॉल्यूम लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो अब अगर इसका रेशियो देखने की कोशिश करें तो रेशियो हो जाएगा 2:1:1 जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। यानी गे-लुसेक लॉ कहता है कि when 2 gases react with each other, they always do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volume of the product if these are also gases, provided all measurements of volume are done under similar conditions of temperature and pressure। यानी अगर कोई गैस किसी गैस से रिएक्ट करके एक नई गैस का फॉर्मेशन करती है तो फिर हम अगर इन सभी गैसेस का वॉल्यूम कंसीडर करें तो रिएक्टेंट के सभी गैसेस का वॉल्यूम प्रोडक्ट की गैस के वॉल्यूम के सिंपल होल नंबर रेशियो के इक्वल होता है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करा के HCl गैस का फॉर्मेशन करते हैं तो यहां हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है 1, क्लोरीन गैस का वॉल्यूम है 1 और HCl गैस का वॉल्यूम है 2। यानी हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो होगा 1:1:2। यानी अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ जब भी कोई 2 गैस आपस में कंबाइन करके एक नई गैस का फॉर्मेशन करती है तो हमेशा रिएक्टेंट की गैसेस का रेशियो और प्रोडक्ट जो खुद एक गैस होगी उसके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो के इक्वल होगा। ध्यान रखेंगे ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट के टोटल वॉल्यूम का जो सम होगा वो प्रोडक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा, लेकिन रेशियो जो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो के इक्वल होगा। यानी अगर हम पहले रिएक्शन को देखें तो ये 2 लीटर और ये 1 लीटर टोटल मिलकर के 3 लीटर का फॉर्मेशन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इनका रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं और इसे थोड़ा सा और वेरीफाई करते हैं। अगर नाइट्रोजन गैस हम ले लें और इसको रिएक्ट करा दे हाइड्रोजन गैस के साथ तो बनाएगा हमारा NH3 यानी अमोनिया गैस। यहां नाइट्रोजन का वॉल्यूम 1 होगा, हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपका रिएक्शन को बैलेंस जब करेंगे तो आएगा आपका 3H2, तो N2 + 3H2 2NH3। तो यहां
नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करता है और 2 वॉल्यूम NH3 का फॉर्मेशन करता है, तो जो हमारा रेशियो होगा वो रेशियो होगा 1:3:2। यानी अकॉर्डिंग टू गेलो-सेक लॉ रिएक्टेंट का टोटल वॉल्यूम प्रोडक्ट के टोटल वॉल्यूम के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट के वॉल्यूम का रेशियो प्रोडक्ट के वॉल्यूम के रेशियो के सिंपल होल नंबर के इक्वल होगा, ये जरूरी है। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में गैसेस ही हम कंसीडर करते हैं, गैसेस लेते हैं। यानी जब भी कोई दो गैस मिलकर के किसी नई गैस का फॉर्मेशन करे तो उनके वॉल्यूम का टोटल सम यानी रिएक्टेंट के वॉल्यूम का टोटल सम जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के वॉल्यूम के इक्वल हो, लेकिन ये जरूरी है कि रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो प्रोडक्ट के वॉल्यूम के रेशियो के सिंपल होल नंबर के इक्वल होगा। ये था हमारा गेलो-सेक लॉ। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आइए देखते हैं हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम एक एक करके लिखेंगे और फिर उनका एक्सप्लेनेशन लेने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। यानी कोई भी मैटर लेंगे, चाहे उसका फिजिकल स्टेट कुछ भी हो, वो हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के ही बना होगा। कोई भी मैटर ले लेंगे किसी भी फिजिकल स्टेट का, वो हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होगा। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एटम हो सकता है, या फिर वो मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर वो आयन हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स दैट इज एटम, मॉलिक्यूल या आयन से मिलकर के बना होता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का वो ये कि अगर हम एटम्स ले लेते हैं सेम एलिमेंट का, यानी एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स कंसीडर किए जाएं, तो उन सभी का जो कैरेक्टर होगा वो सेम होगा, यानी हैव सेम कैरेक्टर। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम कैरेक्टर। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि अगर हम एक एलिमेंट ले लें, जैसे मान लीजिए हमने आयरन ले लिया, आयरन का जितना भी एटम होगा, आयरन के जितने भी एटम होंगे जिनसे मिलकर के आयरन पूरा का पूरा मैटर बना हुआ है, जितने भी हम उसके एटम्स लेंगे उन सभी एटम्स का कैरेक्टर हमेशा सेम होगा, इक्वल होगा। यानी उनका मास सेम होगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उनका वॉल्यूम सेम होगा। यानी कहने का मतलब ये कि अगर हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं तो उस एलिमेंट के हम जितने भी एटम्स कंसीडर करेंगे उन सभी एटम्स का कैरेक्टर जो होगा वो सेम होगा। नंबर थर्ड पॉइंट है हमारा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स। यानी अगर हम दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं तो उन दोनों एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। यानी अगर दो एलिमेंट ले लिए जाएं, जैसे कि हम मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं और मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो इन दोनों एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। यानी इनका मास एक दूसरे से अलग होगा, इनकी साइज एक दूसरे से अलग होगी, एटॉमिक रेडियाई इनकी एक दूसरे से अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग हो सकती है। यानी अगर डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं तो उनके जितने भी एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, उनका कैरेक्टर डिफरेंट होगा। अगला अगर हम देखें तो अगर कोई भी एक एटम लेते हैं तो जब वो किसी दूसरे एटम से कंबाइन होगा तो जो हमारा नया सब्सटेंस बनेगा वो कंबाइंड एटम या फिर मॉलिक्यूल कहलाएगा। यानी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म
कंबाइंड एटम्स, यानी जब भी दो या दो से अधिक एटम कंबाइन होंगे तो उनसे हमेशा कोई नया मॉलिक्यूल बनेगा जिसको कंबाइंड एटम्स भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होगा तो H2 जो कि एक मॉलिक्यूल है या फिर कंबाइंड एटम है उसका फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखेंगे कि जब भी ये कंबाइन होगा तो ये निश्चित तौर पर सिमिलर भी हो सकते हैं या फिर एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहां जो हमने दोनों एटम्स ले रखे हैं सिमिलर ले रखे हैं, इसी तरीके से अगर हम HCl का एग्जांपल लें तो यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन दो डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए। यानी जब भी एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन होगा तो एक कंबाइंड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। पांचवा कैरेक्टर है हमारा कि जब भी कोई नया कंपाउंड बनेगा तो कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन अ सिंपल रेशियो, होल नंबर रेशियो। यानी जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो उसके अंदर मौजूद जितने भी एटम्स होंगे उन सभी एटम्स का जो रेशियो होगा मास का वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी अगर आप H2O का एग्जांपल लेते हैं, पीछे इसके बारे में आपने एक लॉ भी पढ़ा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि H2O का फॉर्मेशन आप चाहे जिस भी तरीके से करें, इसका सोर्स चाहे कोई भी हो, लेकिन हमेशा इसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। और जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो लेंगे तो ये हमेशा एक सिंपल रेशियो 1:8 के फॉर्म में होगा। यानी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि कंपाउंड जब भी बनते हैं तो वो एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में ही बनते हैं। कहने का मतलब कि कंपाउंड बनने का तरीका चाहे कुछ भी होगा, उसमें मौजूद जो एटम्स होंगे उन एटम्स के मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। नंबर नेक्स्ट, अगर हम डिफरेंट एटम्स लेते हैं तो ये डिफरेंट एटम्स एक दूसरे से जब कंबाइन होंगे तो फिर डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होंगे। कहने का मतलब ये होगा कि अगर H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर 1:8 में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन जब भी किसी के साथ कंबाइन होगा तो 1:8 में ही कंबाइन होगा। जैसे अगर CH4 ले लेते हैं तो यहां कार्बन का मास हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 4। जब सिंपल रेशियो लेंगे इसका तो रेशियो आएगा हमारा 3:1। यानी जब डिफरेंट एटम लेंगे तो डिफरेंट रेशियो भी आएगा। एक ही एटम किसी एक एटम से कंबाइन होके 1:8 का कंपाउंड बना रहा है, वहीं दूसरे एटम से कंबाइन होके वो 3:1 का भी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। यानी कोई एक एटम अलग अलग एटम से जब कंबाइन होगा तो अलग अलग रेशियो में कंबाइन हो सकता है। इसके अलावा डाल्टन ने कहा था कि एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी एटम्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कभी भी मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और लास्ट पॉइंट है इसका कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एटम को न तो क्रिएट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर से एक बार समझेंगे हम। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। ये पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल या आयन कहलाता है। एटम की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, हमारी इमेजिनेशन से भी छोटा। दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि अगर कोई एलिमेंट लेंगे, एक ही एलिमेंट लेंगे, तो उसके अंदर मौजूद जितने भी एटम्स होंगे उन सभी का कैरेक्टर सेम होगा। अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं अलग अलग तो उसके अंदर मौजूद जितने भी एटम्स होंगे उन सभी एटम्स का कैरेक्टर भी डिफरेंट होगा। अगर कोई एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन होता है तो हमेशा एक कंबाइंड एटम या फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अगला पॉइंट है कि कंपाउंड जब भी फॉर्म होता है तो वो एक सिंपल रेशियो, कांस्टेंट रेशियो के फॉर्म में होता है।
यानी अगर वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वो 1:8 है। इसके अलावा जब भी डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होंगे। सातवां पॉइंट है कि एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करते। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये था हमारा डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशन। डाल्टन ने अपनी थ्योरी को जब एक्सप्लेन किया तो उसके अंदर कुछ कमियां रह गई। क्या क्या कमी रह गई थी, आइए उसको देखते हैं। उन कमियों को ही आगे जाकर के मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो दी गई उनमें इनको इंप्रूव किया गया। कमियां क्या क्या थी, आइए देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहली चीज तो ये कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो अभी हमने जो पहले पढ़ा गै-लुसैक लॉ, जिसमें एटम्स का या किसी भी गैस का वॉल्यूम कंसीडर कर रहे थे किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो उस गै-लुसैक लॉ के लिए जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं होती। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एटम्स के मास के ऊपर बेस्ड है, लेकिन एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड नहीं। यानी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी मास पर बेस्ड जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं उनके लिए सही है, लेकिन जब हम गैसेस के वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उनके ऊपर ये लॉ डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं होती। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये कि इन्होंने एक्सप्लेन ये नहीं किया था कि आखिर क्या वजह है। डाल्टन ने ये कहा था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो उनके एटम का कैरेक्टर डिफरेंट होगा, लेकिन उन्होंने इसका कोई रीजन नहीं दिया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। यानी क्या वजह है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो उनके एटम्स का कैरेक्टर भी डिफरेंट होगा। आगे चल करके हम इसको भी इंप्रूव करेंगे, वहां बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तीसरा जो पॉइंट डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशन है वो ये कि उन्होंने इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं किया था कि जब भी कोई एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तो ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे रीजन क्या है, यानी एटम्स के कॉम्बिनेशन के पीछे क्या कारण है। तो डाल्टन ने कहा था कि जब भी एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है तो कंबाइंड एटम का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये जो कंबाइंड एटम बनता है इसके पीछे क्या वजह है, क्या जरूरत है एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होकर एक कंबाइंड एटम या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे। तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा उन्होंने यह भी नहीं कहा कि जब भी कोई एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा तो हमें पता है कि जब भी मॉलिक्यूल बनेगा, जब भी कोई दो एटम आपस में जुड़ेंगे तो उनको जोड़ने के लिए, उनको बांध कर रखने के लिए कोई ना कोई एक बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए, जिसका एक्सप्लेनेशन डाल्टन की थ्योरी में मिसिंग। डाल्टन की थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि जब भी कोई एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन होगा तो किस अट्रैक्शन फोर्स से दोनों एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होंगे। यानी नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स का एक्सप्लेनेशन डाल्टन की थ्योरी में नहीं मिलता। अगली जो हमारी लिमिटेशन है वो ये कि जितने भी पार्टिकल्स हैं एलिमेंट या कंपाउंड के, वो एक्चुअली किस टाइप के पार्टिकल हैं, वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं। ये तो हमें पता है कि जब भी कोई मैटर बनेगा तो वो मैटर एटम, मॉलिक्यूल या आयन से मिलकर बनेगा, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनेगा। लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है इसका एक्सप्लेनेशन डाल्टन की थ्योरी से नहीं पता चल सकता। तो कुल मिलाकर के हमारी डाल्टन की थ्योरी के टोटल 5 लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला तो हो गया कि उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को मास के द्वारा एक्सप्लेन किया था, लेकिन वॉल्यूम के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स। एक ही एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका कैरेक्टर अलग अलग होगा, ऐसा क्यों, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था।
इसके अलावा उन्होंने ये भी रीजन नहीं दिया कि जब भी एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएगा तो ऐसा क्यों करेगा। इसके अलावा जब भी एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होगा तो उनके बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स का नेचर क्या होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि जब भी कोई एटम दूसरे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनाएगा तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स है उनका नेचर क्या होगा। डाल्टन की थ्योरी के इन्हीं लिमिटेशंस को बेस में रख करके, ध्यान में रख करके नई थ्योरी दी गई। नई थ्योरी थी हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो अगला टॉपिक है हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का एक्सप्लेनेशन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके लिमिटेशंस को बेस में रख करके किया गया था। क्या कहती है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? तो डाल्टन ने कहा था कि एटम इनडिविजिबल होता है, उसे डिवाइड नहीं कर सकते। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एटम डिविजिबल है, यानी एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इनडिविजिबल। अब ये डिविजिबल है, डिवाइड किया जा सकता है, किस फॉर्म में? तो एटम के भी छोटे पार्टिकल हो सकते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, यानी एटम्स से भी छोटे पार्टिकल पॉसिबल हैं, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। दूसरा जो हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो है आइसोटोप का एक्सप्लेनेशन। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसके जितने भी एटम्स होंगे उन सभी एटम्स का कैरेक्टर सेम होगा। लेकिन अगर हम बात आइसोटोप की करें तो आइसोटोप का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास डिफरेंट हो। जैसे अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, यानी एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि एलिमेंट सेम है लेकिन उनके एटम्स, एक का मास है 12, एक का मास है 13, एक का मास है 14, यानी एटम्स सेम होने के बावजूद, एलिमेंट के एटम सेम होने के बावजूद एटम्स का जो कैरेक्टर होगा, मास, वॉल्यूम, इसके अलावा साइज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ अलग हो सकता है, यानी ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप कहेंगे। यानी आइसोटोप के केस में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बेहतर तरीके से काम नहीं करती। तीसरा हमारा पॉइंट है आइसोबार। आइसोबार के केस में भी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल कर जाती है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो उनके एटम्स का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा, कैरेक्टर डिफरेंट होगा। लेकिन आइसोबार के केस में अगर हम डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स लेते हैं तो उनका कैरेक्टर सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक मास होता है 40। अगर इसी तरह से हम आर्गन की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 18, एटॉमिक मास होता है 40, यानी दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, कैल्शियम है और एक आर्गन है, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास दोनों का सेम है। तो जब भी कोई दो एटम्स लेंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो, ऐसे एटम्स को हम आइसोबार कहेंगे। लेकिन फिर से एक बार, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो आइसोटोप कहेंगे, और अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक मास सेम हो तो उसे आइसोबार कहेंगे। आइसोटोप और आइसोबार दोनों ही केसेस में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल कर जाती है और यही हमारी अचीवमेंट है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अगला पॉइंट है हमारा कि रेशियो इज इंटीग्रल बट मे नॉट बी सिंपल, यानी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जब भी कोई एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा तो उनके मास का रेशियो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर उन्होंने लिया था कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और H2O बनाएगा तो इनके मास का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो, दैट मींस 1:8 होगा। लेकिन ये हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? तो अगर हम सुक्रोज का एग्जांपल ले लें तो फॉर्मूला होता है C12H22O11। यहां कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो अगर लेते हैं तो 12:11:2
12 रेशियो, 22 रेशियो, 11 का आता है रेशियो, जो कि एक इंटीग्रल तो है लेकिन सिंपल रेशियो नहीं है। इससे भी सिंपल ये हो सकता था। यानी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, द रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल मे बी इंटीग्रल, इज इंटीग्रल, बट मे और मे नॉट बी सिंपल। सिंपल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगला पॉइंट है हमारा कि एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल। एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। यानी एक एटम को दूसरे एटम के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस फेनोमेना को हम एक टर्म देते हैं, टर्म है हमारा ट्रांसम्यूटेशन। यानी ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा एक एटम को दूसरे एटम के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? तो अगर हम 1H1 प्रोटियम को प्रोटियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है हमारा ड्यूटीरियम 1H2, और 1H2 को 1H2 यानी ड्यूटीरियम से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है 2He4। यानी हाइड्रोजन से हमने हीलियम का फॉर्मेशन किया है। ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, और इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से ही सन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यानी हाइड्रोजन से हम हीलियम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक एटम को दूसरे एटम के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया गया था, वहां आइंस्टाइन की एक थ्योरी E = mc² को एक्सप्लेन किया गया था। वहां भी आपको बताया गया था कि यूरेनियम 235 के ऊपर अगर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो बेरियम और क्रिप्टन का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स कि हम एक एटम को दूसरे एटम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल। ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा हम एक एटम को दूसरे एटम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब इस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को बेस मान करके बर्जीलियस और एवोगाड्रो ने अपना अपना एक लॉ दिया, जिसके बेसिस पर हम एटॉमिसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे बर्जीलियस के हाइपोथेसिस पर। बर्जीलियस ने एक्सप्लेन किया था एटम्स को लेकर के। बर्जीलियस की जो हाइपोथेसिस है वो एटम्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। आइए देखते हैं बर्जीलियस की हाइपोथेसिस। बर्जीलियस ने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम दो या दो से अधिक गैसेस ले लें, सपोज इसमें गैस A है, इसमें गैस B है, इसमें गैस C है, इन सभी का जो वॉल्यूम है इन सभी कंटेनर का वो अगर हम सेम कर दें और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को हम चेंज ना करें, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को कांस्टेंट कर दें, तो इन सभी कंटेनर के अंदर हर एक गैस का जो एटम होगा वो एटम की संख्या एकदम इक्वल होगी। यानी हम कह सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यानी अगर इस A गैस का वॉल्यूम 2 है, B का भी वॉल्यूम 2 वॉल्यूम है, C का भी वॉल्यूम 2 है, तो इसके अंदर अगर एटम्स की संख्या x होगी तो B के भी एटम्स की संख्या x होगी और C के भी एटम्स की संख्या x होगी। यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन आपने पीछे एटम के कैरेक्टर में पढ़ा कि एटम एग्जिस्ट नहीं करता फ्री स्टेट में। तो जब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर अकाउंट कैसे करेंगे? तो फिर हम यहां एवोगाड्रो के लॉ का सहारा लेते हैं। एवोगाड्रो का लॉ कहता है, वो जस्ट बर्जीलियस के हाइपोथेसिस से मैच करता है, बस केवल एक चीज का यहां बदलाव हो जाता है जब हम बात एवोगाड्रो के लॉ की करते हैं। तो एवोगाड्रो लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे काउंट नहीं करेंगे। तो एवोगाड्रो का लॉ एक्सप्लेन करता है कि अगर दो या दो से अधिक गैसेस ली जाए, उन सभी गैसेस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, तो कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की अगर हमेशा
नॉन चेंजेबल रखें, उसको कांस्टेंट करें, तो फिर उन सभी गैसेस के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी वो हमेशा इक्वल होगी। यानी अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यूज कहां करेंगे इसका हम? तो एवोगाड्रो लॉ का यूज करके हम किसी भी मॉलिक्यूल के एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, गैसेस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं एसटीपी के ऊपर। आइए हम तीनों को एक बार फिर से देखते हैं। यानी एवोगाड्रो लॉ का एप्लीकेशन क्या है? तो एवोगाड्रो लॉ का जो पहला एप्लीकेशन है वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी एटम्स हैं, उन एटम्स को हम उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहेंगे। जैसे H2 मॉलिक्यूल अगर लेते हैं तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, यानी यहां हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी हो गई 2। जरूरी नहीं है कि जो हमने मॉलिक्यूल लिया हो वो होमो एटॉमिक हो, यानी सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हो। अगर हम हेट्रो एटॉमिक भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, तो हम कहेंगे कि इस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हैं। इन 2 एटम्स में से एक एटम हाइड्रोजन का है और दूसरा एटम जो है वो क्लोरीन का है। तो इस हिसाब से जो HCl की एटॉमिसिटी हो गई वो एटॉमिसिटी हो जाएगी 2। यानी किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स को हम उस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कहेंगे। अगला जो हमारा एप्लीकेशन है इसका, वो है वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करना। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच एवोगाड्रो ने एक रिलेशन दिया था। वो रिलेशन कहता है कि किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे और फिर इसका एक्सप्लेनेशन लेने की कोशिश करेंगे अगले सेक्शन में। फिलहाल हमें यहां केवल फॉर्मूले को देखना है, स्टडी करना है। वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बाय 2, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है एवोगाड्रो लॉ का, वो ये कि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो अगर हम 22.4 लीटर ले लेते हैं किसी भी गैस का, यानी किसी भी गैस का अगर हम एसटीपी पर 22.4 लीटर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक मोल गैस होगी। यानी मोल और गैस के लिए नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम के बीच रिलेशन को एक्सप्लेन किया था एवोगाड्रो ने, और ये कहा था कि अगर हम किसी भी गैस का एक मोल लेते हैं तो वॉल्यूम के टर्म में जब उसका एक्सप्लेनेशन लेंगे तो उसका वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर का। यानी एवोगाड्रो का लॉ का यूज करके हम एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच रिलेशन देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम गैस के वॉल्यूम और उसके नंबर ऑफ मोल के बीच रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।